अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 2। इसका थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ। देखो, हमने सबसे पहले नेचर में एक फोर्स देखा जो ग्रेविटेशनल फोर्स से अलग था और उससे बहुत पावरफुल था। ठीक है ना? कैसे? हमको ऐसे पता लगा कि जैसे अर्थ है, तुम अपने ड्राई हेयर में कॉम्ब करके कॉम्ब को छोटे छोटे पेपर पीसेस की तरफ लाओ। इस पेपर पीस को पूरी अर्थ ने खींच रखा है mg से, लेकिन फिर भी ये कॉम उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में कामयाब हो जाती है। तो मतलब ये जो कॉम ने जो फोर्स लगाया वो ग्रेविटेशनल पुल से तो बहुत स्ट्रांग है। ठीक है? तो ये बहुत स्ट्रांगेस्ट फोर्स है। देखो, हमको नेचर में 4 फोर्सेस मिलते हैं। नंबर 1, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो सबसे पहले डिस्कवर हुआ। एक्चुअली वो तो था ही बस, लेकिन बता दिया किसी ने फॉर्मूले में, न्यूटन ने। उसके बाद फिर ये जो दूसरा हम पढ़ रहे हैं ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। हम तो एक्चुअली में अभी खाली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ रहे हैं, लेकिन दोनों को कंबाइनली हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोलते हैं। तो ये जो दूसरा हमको पता लगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फिर इसके बाद पता लगे न्यूक्लियर फोर्स। ये सबसे स्ट्रांगेस्ट फोर्स है ना? उसके बाद फिर सेकंड नंबर पे ये आता है। फिर एक और हमको बाद में पता लगे वीक फोर्सेस। ये कब पता लगे? जब हम बीटा पार्टिकल का एमिशन पढ़ रहे थे। हम 12th के अंदर ही पढ़ेंगे ये कब बने और इनका एग्जिस्टेंस कैसे आया। ये होते हैं थर्ड नंबर पे, और सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है? तो जब हमको पता लगा कि एक नेचर में एक नए तरह का फोर्स है जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसको हमने बोला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इस फोर्स का कॉज क्या होता है? चार्ज। जब तक ऑब्जेक्ट चार्ज नहीं हो तब तक ये फोर्स एग्जिस्टेंस में नहीं आता। तो हमने चार्ज भी पढ़ लिया। फिर हमने देखा कि ये जो फोर्स है ना, फोर्स दो तरह के होते हैं। एक तो कंजर्वेटिव और एक होते हैं नॉन कंजर्वेटिव। ठीक है? अगर फोर्स और फील्ड की बात करूं तो दो तरह के फोर्स और फील्ड होते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स वो जिसमें तुम जो काम करते हो वो स्टोर हो जाए, वो वेस्ट मत नहीं हो। देखो, एनर्जी तो वेस्ट कभी नहीं होती, लेकिन एक बात देखो, समझो। सपोज एक बॉक्स है, मैं उसको ज़मीन में उसको स्लाइड करा रहा हूँ, लेकिन किसके अगेंस्ट फोर्स काम कर रहा हूँ? मैं फ्रिक्शन के अगेंस्ट। मैं फ्रिक्शन के अगेंस्ट जो काम कर रहा हूँ, अब फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है कि उसकी वजह से मैंने जो भी काम किया वो फ्रिक्शन की वजह से जो है हीट में कन्वर्ट हो जाता है, और हीट फिर सराउंडिंग में फैल जाती है। अब हम हीट को तो वापस रिकवर नहीं कर सकते ना, वो तो फैल गई। तो तुम्हारा किया हुआ काम स्टोर तो नहीं हुआ, तुम उसको वापस उतनी एनर्जी तो नहीं ले सकते। तो ऐसे फोर्स और फील्ड को हम बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव, जिसमें किया हुआ काम स्टोर ना हो, फैल जाए। और इसको पहचानने का तरीका यह है कि इनमें जो काम करते हो ना वो पाथ डिपेंडेंट होता है। मतलब जैसे मान लो मैं इस बॉक्स को इस तक पहुंचाऊं, बी पॉइंट तक, ए से बी। एक तो डायरेक्ट पहुंचा दूं, एक पहले सी तक लाता, फिर सी से बी तक ले जाता। इन दोनों रास्तों में काम अलग अलग करना पड़ता। ठीक है? तो इनकी पहचान ये है कि ये पाथ डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है? जितने भी फ्रिक्शन फोर्स हैं वो इसके अंदर आ जाते हैं। कंजर्वेटिव वो जिसमें तुम्हारा किया हुआ काम किसी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए और फिर तुम उसको वापस रिकवर कर पाओ। एग्जाम्पल समझाता हूँ। मान लो ये मेरा मार्कर है, मैंने अभी ये यहाँ पर है, अभी मैं ग्रेविटी के अगेंस्ट इसको उठा करके ऊपर ले गया, तो मेरे जो काम किया उसका क्या हुआ? वो काम स्टोर हो गया। अब वापस स्टोर हो गया तो मैं क्या वापस उतनी एनर्जी ले सकता हूँ? ले सकता हूँ। इसको छोड़ दूंगा तो ये काइनेटिक एनर्जी में बदल करके वापस मेरे पास आ जाएगी। तो ऐसे फील्ड और फोर्स जिसमें हमारा किया हुआ काम वापस हम रिकवर कर सकते हैं, जो हमने एनर्जी खर्च की अगर वापस ले पाए, तो ऐसे फील्ड और फोर्स को हम बोलते हैं कंजर्वेटिव। ठीक है? तो ये क्या होता है? पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं। ये पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं, है ना? हम इससे पहचान जाते हैं कि अगर हमारा किया हुआ काम रास्ते पे डिपेंड नहीं कर रहा तो वो कंजर्वेटिव टाइप का होगा। जैसे एग्जांपल,
ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, या ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया। इनमें जो भी तुम काम करोगे वो स्टोर हो जाएगा। ओके, तो अभी जो तुम एक टर्म देखते हो ना, पोटेंशियल एनर्जी, वो टर्म सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए एप्लीकेबल है, नॉन कंजर्वेटिव के लिए ये टर्म आएगी नहीं। क्यों? तुम्हारा काम स्टोर होगा ही नहीं। तो पोटेंशियल एनर्जी बताती है कि तुम्हारा जो तुमने जो काम किया वो स्टोर हो गया। वो स्टोर जिस फॉर्म में होता है वो पोटेंशियल एनर्जी। मतलब बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी क्या है? वो सिस्टम, कोई भी जो पार्टिकल का सिस्टम है, उस सिस्टम की पर्टिकुलर स्टेट, पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो स्टोर्ड एनर्जी है, इट इज़ नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। तो अभी हमने बात करी, हमने है ना पिछले चैप्टर में पढ़ लिया इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। वो पिछला चैप्टर फोर्स के बारे में था टोटल। अब हमने बोला कि जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कंजर्वेटिव है, तो पक्की बात है इसमें जो किया हुआ काम है वो स्टोर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। तो इस पूरे चैप्टर में हम सिर्फ एनर्जी की बात करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से जो स्टोर्ड एनर्जी होती है, तो हम सिर्फ एनर्जी की बात करने वाले हैं, ठीक है। इस चैप्टर को अगर तुम देखो, दो कैटेगरी दिख रही है तुम्हें इसमें ना। ये जो पूरी हमने बात करी है, ये सिर्फ एनर्जी की बात करी है। कौन सी? इलेक्ट्रोस्टैटिक। हम बात करेंगे कि ये एनर्जी जो स्टोर्ड होती है, किस इसका एक्सप्रेशन क्या है वगैरह वगैरह यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हम बात करेंगे इसको स्टोर करने का तरीका, स्टोरेज कैसे किया जाए, हम इस एनर्जी को स्टोर कैसे कर पाए। तो वो यहाँ पर जिस डिवाइस में ये एनर्जी स्टोर कर सकते हैं उसको बोलते हैं कैपेसिटर। तो यहाँ हम बात करेंगे सिर्फ स्टोरेज की, कि हम इस एनर्जी को स्टोर कैसे करें। ओके, तो हमारे पास जो सबसे पहला टर्म है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो इस चैप्टर की शुरुआत हम कर रहे हैं एनर्जी जो स्टोर होती है उससे, ठीक है। अब देखो इसको डिफाइन कैसे किया हुआ है। तो बोर्ड के अंदर ये 5 मार्क्स में आने की पूरी पॉसिबिलिटी रखता है जो एक्सप्रेशन में करा रहा हूँ, इसलिए एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है और डेफिनेशन दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डेफिनेशन 1 मार्क की आती है, जो डेरिवेशन है वो 3 मार्क का आता है, और कोई एक नंबर का क्वेश्चन इंक्लूड करके इसको 5 मार्क का बना देंगे, ठीक है। और अगर वो हो सकता है 2 नंबर का न्यूमेरिकल और 3 नंबर का डेरिवेशन कर दे, ऐसे भी कर दे। तो यहाँ पर 3 चीज़ें बता रहा हूँ मैं तुम्हें। नंबर 1, इसको डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती। नंबर 2, का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे मैथमेटिकली। नंबर 3, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल। तो तीनों बोर्ड में आने की संभावना है, तो हम तीनों की बात करेंगे। ओके, सुनो, इसको पहले डेफिनेशन में पहले नहीं लिखा था, पहले मैं तुम्हें समझाता हूँ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है क्या चीज़। देखो, मान लो तुम्हारे पास एक फिक्स चार्ज रखा हुआ है, पॉइंट चार्ज कैपिटल क्यू। इसका कोई फील्ड बनेगा, इसके फील्ड में इससे आर डिस्टेंस दूर तुम्हें इन्फिनिटी से कोई स्मॉल क्यू चार्ज ला करके रखना है, ठीक है। तुमको क्या करना है? इन्फिनिटी से, लेकिन लाओगे कैसे? यूनिफॉर्म वेलोसिटी से लाना है। देखो, 3 चीज़ें हैं। तुमको ऐसा बोलेगा, या तो स्लोली लाओ, या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से लाओ, या विदाउट एक्सेलरेशन लाओ। तीनों बात सेम है। तुमको कैसे लाना है? विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी लाना है। तो इसको लाने में जो भी हमको काम करना होगा ना, वो काम इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में चेंज के बराबर होगा। मैं डेफिनेशन लिखते वक्त देखो थोड़े गड़बड़ करूंगा, मैं ये नहीं लिखूंगा, मैं बोलूंगा दिस वर्क डन इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। नहीं, एक्चुअली में ये वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी में चेंज के बराबर होता है। इस वर्क डन को मैं पोटेंशियल एनर्जी तब बोल सकता हूं जब इन्फिनिटी पर पोटेंशियल को मैं जीरो मानूं तो, ठीक है। हम रेफरेंस लेवल ले सकते हैं, किसी भी जगह का पोटेंशियल हम जीरो मान सकते हैं। अगर मैं इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मानूं, तब मेरा वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी
मैं इसको देखो पहले डिफाइन करता हूँ। डेफिनेशन क्या है? वर्क डन इन bringing a point charge from infinity to any point in an electric field with uniform velocity, then work done in bringing a point charge from infinity to any point in an electric field with uniform velocity is known as is equal to, चलो हम ये पे डेफिनेशन सही कर लेते हैं, चेंज इन या इज इक्वल टू, मैं भी बोर्ड के हिसाब से डेफिनेशन फिट कर देता हूँ, इज इक्वल टू इसको ऐसा कर लेते, रुको, इज डिफाइन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक potential energy if potential at if u infinity is 0। ठीक है, अगर इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी 0 मानते हो तब किसी पॉइंट चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाने में जो भी वर्क डन किया विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो भाई ये तुमको स्टेटमेंट याद रखना होगा। ठीक है, तो एक बार चेक करें, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछें। ओके, अब हम एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे। देखो एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने बताया बोर्ड में आ सकता है। सुने, अब हमको क्या करना है कि जैसे हमारे पास ये क्यू चार्ज हो गया, हमको इससे आर डिस्टेंस दूर किसी पॉइंट पर स्मॉल क्यू को ला के रखना है। लेकिन कहाँ से ला के रखना है? इन्फिनिटी से। लाना कैसे? यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। अब ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी की शर्त समझाता हूँ, अगर ये ना हो तो तुम्हें हो सकता है वर्क डन ही नहीं करना पड़े। जैसे अगर मैंने प्लस क्यू, अगर यहाँ नेगेटिव क्यू रखा, या मान लो यहाँ प्लस क्यू रखा और मैं नेगेटिव चार्ज को ला रहा हूँ, तो मेरे को कुछ काम ही नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये इसको पकड़ के अपने आप ही खींच लेगा, तो वर्क डन तो जीरो आएगा। लेकिन मुझे काम तब करना पड़ेगा अगर मेरे को इसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलाना है। कैसे, वो मैं समझाता हूँ। अब देखो, हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वर्क डन की, हम वर्क डन कैसे निकालते हैं? फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट से। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ कि मैं इस रास्ते में कोई दो पॉइंट मार्क करता हूँ, ए और बी। दोनों के बीच में डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा है। ठीक है, अब सुनो, ये फॉर्मूला हमको कब लगाना चाहिए? जब फोर्स कांस्टेंट हो। एक मिनट, मैं इसको बीच में ना लिखूं, हम पहले यहीं पे समझ लेते हैं। हमें वर्क डन कैलकुलेट करना इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने के लिए। देखो वर्क डन हम कैलकुलेट करते हैं दो तरीके से, फोर्स करते तो एक ही तरीके से, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। ये कब लगाते हैं? जब एफ इज कांस्टेंट, और अगर फोर्स कांस्टेंट ना हो तब हम इंटीग्रेशन फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट से जाते हैं। तो देखो, क्या ये पॉइंट चार्ज इस क्यू पर कांस्टेंट फोर्स लगाता है? नहीं, ये इसके ऊपर वेरिएबल फोर्स लगाता है। दो पॉइंट चार्जेस के बीच का जो फोर्स होता है
वो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो देखो जैसे जैसे हम इन्फिनिटी से लाएंगे इनके बीच की डिस्टेंस बदलेगी, तो इसका मतलब मुझे इस तरीके से जाना चाहिए इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन से जाने के लिए मैं क्या करता हूँ, छोटे छोटे रास्ते में तोड़ लूंगा इन्फिनिटी से यहाँ तक के रास्ते को, इतने छोटे कि इन दो जगह पे फोर्स को सेम माना जाए। जैसे मान लो ए की डिस्टेंस एक्स क्यू से एक्स है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है डी एक्स, जो कि बहुत छोटी है, माइक्रोस्कोपिक। इन दोनों जगह पर फोर्स को सेम माना जाएगा, है ना। डी एक्स बहुत छोटा टुकड़ा है। तो जैसे अगर हम देखें ए पर फोर्स कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, और बी पर फोर्स के क्यू क्यू अपॉन एक्स प्लस डी एक्स का होल स्क्वायर। लेकिन अगर डी एक्स बहुत छोटा हो तो उसको इसके सामने नेग्लेक्ट माना जाएगा। तो उस केस में हम मान सकते हैं कि ए पर फोर्स और बी पर फोर्स लगभग बराबर है। तो अब जब फोर्स कांस्टेंट होता है तब हम वर्क डन निकाल सकते हैं। मान लो ये वर्क डन हम निकालेंगे तो फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है। अब सुने, अगर ये भी पॉजिटिव है और हमारे पास ये भी पॉजिटिव है, तो ये जो कैपिटल क्यू है ये लाइक चार्ज पे रिपल्शन फोर्स लगाएगा, तो ये सिस्टम का फोर्स है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाना होगा। अब न्यूटन का फर्स्ट लॉ बोलता है तुम किसी ऑब्जेक्ट को कांस्टेंट वेलोसिटी से तब ला सकते हो जब ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स जीरो हो। ओके, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, मेरा अप्लाइड फोर्स जो है वो सिस्टम के फोर्स के इक्वल और अपोजिट होगा, तो मैं ऐसा कर पाऊंगा। ठीक है, अब सुने, जैसे फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, तुमने फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में लगाया तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, कॉस 0 डिग्री। ठीक, लेकिन हमें जो फोर्स लगाना है वो सिस्टम का फोर्स डिसाइड करेगा। तो इसका मतलब मुझे इसको रिप्लेस कर देना चाहिए माइनस एफ एस डी एक्स से। ठीक है, अब सिस्टम कितना फोर्स लगाता है, यहाँ पर सिस्टम लगाता है के क्यू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब ये वर्क डन किसके बराबर होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। ये हम 11th में सीख चुके हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स में जो भी हम वर्क डन करते हैं वो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज के इक्वल आता है। ठीक, तो अब अगर तुम्हें टोटल वर्क डन निकालना हो जो कि इंटीग्रेशन डी यू से आएगा, डी इनिशियल कितनी है इन्फिनिटी पर और डी फाइनल कितनी है आर पर, इक्वल टू माइनस बाहर ले लो, के क्यू क्यू बाहर ले लो। एक्चुअली एक स्टेप और लिख देते हैं, ये सारे छोटे छोटे वर्क डन को जोड़ने पर आएगा। ओके, इसमें से माइनस के क्यू क्यू बाहर ले लेंगे और एक्स स्क्वायर को एक्स रेस टू पावर माइनस 2 डी एक्स लिख देंगे। कहाँ से कहाँ तक लाए हम, एक्स कहाँ से कहाँ तक बदलेगा, इन्फिनिटी से लेकर के आर तक। तो ये देखो डी यू का इंटीग्रेशन हो जाएगा यू फ्रॉम इनिशियल से फाइनल तक इक्वल टू वर्क डन इक्वल टू माइनस के क्यू क्यू, और एक्स रेस टू पावर माइनस 2 का हो जाएगा, हम पावर में 1 ऐड कर देते हैं और उसी टर्म से हम डिवाइड कर देते हैं इन्फिनिटी से आर तक। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, ये जो है इट इज़ स्केलर क्वांटिटी, पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि एनर्जी है तो इट इज़ स्केलर क्वांटिटी, और इसकी एसआई यूनिट है जूल, कैपिटल जे से दिखाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। तो हम देखो यहाँ पर क्या ले आए थे, हम ले आए थे इन्फिनिटी से आर तक इक्वल टू वर्क डन इक्वल टू माइनस के क्यू क्यू एक्स रेस टू पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 इन्फिनिटी से आर तक। ओके, तो ये हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इक्वल टू वर्क डन इक्वल टू माइनस के क्यू क्यू। अब ये हो जाएगा एक्स रेस टू पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1 इन्फिनिटी टू आर यू आर माइनस यू इन्फिनिटी इक्वल टू वर्क डन इक्वल टू, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बना देगा, के क्यू क्यू 1 अपॉन एक्स इन्फिनिटी टू आर यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इक्वल टू वर्क डन इक्वल टू के क्यू क्यू
अब अपर लिमिट डालेंगे माइनस लोअर लिमिट डालेंगे, एंड वी नो दैट 1/∞ इज 0, तो u फाइनल माइनस u इनिशियल इक्वल टू वर्क डन इक्वल टू के क्यू क्यू बाय आर। ठीक है, तो ये हमारे पास वो फॉर्मूला आ गया एग्जैक्ट। अब लेकिन अगर मैं इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी को 0 मानता हूँ तो फिर यू आर इक्वल टू माइनस के, तो पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी के क्यू क्यू अपॉन आर। तो ये उस डेफिनेशन में फिर फिट हो जाएगा। ओके, अब इस पर बेस्ड एक सिंपल सा क्वेश्चन बताता हूँ मैं तुम्हें। मान लो 2 पॉइंट चार्जेस हैं, एक +2 माइक्रोकुलम और एक है -3 माइक्रोकुलम, दोनों के बीच में डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बताओ। 1 मिनट का टाइम है आपके पास सॉल्व करने के लिए, ट्राई करें। ओके, मुझे लगता है तुमने सॉल्व कर लिया होगा, चेक करते हैं, चेक करो। देखो हमको पता है 2 पॉइंट चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी होती के Q1 Q2 अपॉन आर। ओके, ये हो गया, ये एयर में रखे हुए हैं तो अगर 9 × 10⁹ फर्स्ट चार्ज की वैल्यू 2 माइक्रोकुलम, सेकेंड चार्ज की वैल्यू -3 माइक्रोकुलम, बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे, इतना जूल। ओके, तो 54 × 10⁻, कितनी 12 है ना, तो 10⁻⁻3, और एक नीचे से ऊपर आएगा 10⁻⁻1, तो ऊपर आके +1 हो जाएगा, तो -5.4 × 10⁻⁻2 जूल, ये हो जाएगा -0.54 जूल। इतनी हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। चेक करें क्या राइट है, करेक्ट। लेकिन माइनस साइन लगाना, अगर दोनों लाइक चार्जेस हैं तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी, अगर अनलाइक चार्जेस हैं तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी, तो ये नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पर और समझते हैं। अब सपोज मैं इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ा दूँ, ठीक है, मैं ये प्लस था कि माइनस, प्लस था, +2 माइक्रोकुलम और -3 माइक्रोकुलम के बीच की डिस्टेंस अगर 20 सेंटीमीटर कर दूं, तो मेरा ऑप्शन नंबर 1, क्या पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी? ऑप्शन नंबर 2, पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की घटेगी। ऑप्शन नंबर 3, नन ऑफ दिस। क्या सही होगा? मतलब दो अनलाइक चार्जेस थे, उनके बीच की डिस्टेंस बढ़ाने पर सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी? ये क्वेश्चन आया हुआ, इसलिए पूछ रहा हूँ। तो चलो चेक करते हैं। अब अगर देखें तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी के Q1 Q2 अपॉन आर का यूज़ करें तो 9 × 10⁻9 इंटू 2 × 10⁻⁻6 इंटू -3 × 10⁻⁻6 अपॉन 20 × 10⁻⁻2। ओके, तो 2 से इसको कैंसिल कर दो, अब हो जाएगी तुम्हारे पास -27 × 10⁻⁻3 और 1 -2, तो -0.27 जूल। देखो प्रीवियस थी इट इज़ -0.54, अब है -0.27। कौन बड़ी है इनमें से? 0.54 या 0.27? तो देखो हमको पता है कि -3 और -2 में से -2 बड़ा नंबर होता है, तो इसका मतलब ये बड़ा है, तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी जो है इट इंक्रीज। अगर लेकिन स्टेटमेंट ध्यान रखना, दो अनलाइक चार्जेस थे,
अनलाइक चार्जेस के बीच की अगर डिस्टेंस को इंक्रीज किया जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम विल इंक्रीज। ठीक है, अब सुनो, हम चेक करते हैं क्या दो अगर लाइक चार्जेस होते तो उसके बीच में भी यही बात होती क्या। ओके, अब की बार हम एग्जांपल लेते हैं लाइक चार्जेस का। 10 सेंटीमीटर लेंगे पहले, +2 माइक्रोकुलम +3 माइक्रोकुलम, और फिर एक बार लेंगे 20 सेंटीमीटर +2 माइक्रोकुलम और +3 माइक्रोकुलम। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी होती के Q1 Q2 अपॉन आर। तो हमको पता है वो खाली नेगेटिव को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें तो सेम है, तो 0.54 जूल आती। और दूसरी बार जो पोटेंशियल एनर्जी आती वो तुम्हारे पास आती 0.27 जूल। अब देखो हमको पता है कि 0.54 इज ग्रेटर देन 0.27, तो इसका मतलब अभी क्या होता है, अभी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस। तो तुमको ध्यान रखना है कि अगर लाइक चार्जेस हैं, मतलब अगर दोनों नेगेटिव होते चार्जेस और इनके बीच की अगर डिस्टेंस को बढ़ाया जाए तो पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज। तो क्वेश्चन ऐसा आया था कि दो पॉइंट चार्जेस के बीच की डिस्टेंस बढ़ाने पर पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज, पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज, वी कैन नॉट प्रिडिक्ट। तो ये सही ऑप्शन था। जब तक तुम मुझको चार्ज नहीं बताओगे कि वो अनलाइक चार्जेस हैं कि लाइक चार्जेस हैं, तब तक मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। हो सकता है एक एक ऑप्शन इसमें, एक्चुअली क्वेश्चन में ये ऑप्शन था कि इट कैन बी इंक्रीज और इट कैन बी डिक्रीज, तो ये सही ऑप्शन था। दो पॉइंट चार्जेस के बीच की डिस्टेंस बढ़ाने पर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, वो डिपेंड करता है वो चार्जेस के नेचर कैसे हैं। अगर वो अनलाइक चार्जेस हैं तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, और अगर वो लाइक चार्जेस है तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। इस बात को ध्यान रखेंगे, आगे चलेंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट टर्म है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये भी बोर्ड के अंदर इसकी भी डेफिनेशन और इसका भी एक्सप्रेशन ड्राइव करने को आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसकी डेफिनेशन तुम्हें बताता हूँ, ध्यान से समझना और मुझको बताना कि ये डेफिनेशन और पहली वाली डेफिनेशन के बीच में अंतर क्या है। ठीक है ना। वर्क डन इन bringing a unit point charge from infinity to any point in an electric field is defined as electrostatic potential at that point, लेकिन तभी वैलिड है when इन्फिनिट पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज जीरो। ये डेफिनेशन तभी वैलिड होगी। तो सबसे पहले मुझे बताओ कि क्या ये डेफिनेशन पिछली वाली डेफिनेशन से डिफरेंट है, और अगर डिफरेंट है तो क्या चीज़ अलग है इसमें। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन में क्या डिफरेंस है। वहाँ पे था वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ पॉइंट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉइंट चार्ज, करेक्ट। यहाँ पर हमको जो चार्ज लाना है ना वो 1 कूलम होना चाहिए, और वहाँ पर तो कोई भी लाओ। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है दोनों की डेफिनेशन में वो सिर्फ इतना है, यहाँ पर ये यूनिट लगा दिया। तो बस इसका भी डेरिवेशन सेम ही होगा, तो हम देख लेते हैं उसको। तो डेरिवेशन जो हमारे पास है
ये कैपिटल क्यू चार्ज, इससे आर डिस्टेंस दूर पर हमको स्मॉल क्यू चार्ज लाना है जो 1 कूलम है। 1 कूलम हालांकि बहुत बड़ा चार्ज होता है, तो हम कोई भी छोटा चार्ज ला करके उसको डिवाइड कर देते फिर, है ना। तो वर्क डन, जैसे मान लो 2 माइक्रो कूलम लाने में वर्क डन डब्ल्यू हुआ, तो 1 कूलम लाने में कितना होगा, उसको डिवाइडेड बाय 2 माइक्रो कूलम कर देंगे। हम वही रास्तों को दो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते जाएंगे, डिस्टेंस डी एक्स के, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है एक्स। तो यहाँ जो इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन होगा वो अप्लाइड फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट होगा, लेकिन अप्लाइड फोर्स हमारा सिस्टम का अपोजिट और इक्वल होता है, तो सिस्टम का फोर्स, और सिस्टम यहाँ पे कितना फोर्स लगाता है, के क्यू इंटू 1/x²। तो देखो वहाँ जो क्यू था बस उसको 1 करना है हमको। अब जो टोटल वर्क डन होता है वो ये एक्चुअली में चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है, वो डीवी के इंटीग्रेशन से आएगा इन्फिनिटी। एक मिनट इसको इधर कर देते हैं, डीवी का इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से आर तक इक्वल टू, ऐसे सारे छोटे छोटे वर्क डन को हम ऐड करेंगे, माइनस के क्यू x⁻⁻2 dx फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर, और बाकी की सारी कहानी वही, ये हो जाएगा v इन्फिनिटी से आर इक्वल टू वर्क डन इक्वल टू माइनस के क्यू -1/x फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर। तो के क्यू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो तुम्हारे पास आ जाएगा वी आर माइनस वी इन्फिनिटी इक्वल टू वर्क डन इक्वल टू के क्यू बाय आर। अब इसमें अगर इन्फिनिटी पे पोटेंशियल को हम 0 मान लेते हैं, तो आर पर यानी क्यू चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हो जाएगा के क्यू बाय आर। ठीक है, तो वो था के क्यू 1 क्यू 2 अपॉन आर, ये है के क्यू बाय आर, एंड इट इज स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि वर्क डन है ना, ये स्केलर क्वांटिटी, और इसकी ऐसा यूनिट हो जाएगी जूल पर कूलम। ठीक है, या बाद में हम चल करके देखेंगे वोल्ट भी होती है इसकी, तो अभी तो जूल पर कूलम याद रख लो। ठीक है, तो जैसे अब तुमको एक क्वेश्चन बताता हूँ, एक क्वेश्चन कर लो। मान लो +2 माइक्रो कूलम चार्ज है यहाँ पर, इससे 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर कोई पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू कैलकुलेट करके देख लो एक बार। तो क्वेश्चन था हमारे पास, शायद अगर मुझे याद है डेटा, तो +2 माइक्रो कूलम से 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर हमको पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो पोटेंशियल होता है के क्यू बाय आर, मीन्स 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 2 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 10 सेंटीमीटर। तो इतना जूल पर कूलम या वोल्ट भी लिख सकते हो। ये हो जाएगा 18 इंटू 10⁻³ और एक 10 ऊपर और आएगा, तो 1.8 इंटू 10⁻⁵ जूल पर कूलम या 1.8 इंटू 10⁻⁵ वोल्ट। चेक करें क्या यही आपका आंसर है। तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं। अब रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल। ठीक है, देखो मान लो तुम्हारे पास एक कैपिटल क्यू चार्ज है और इससे आर डिस्टेंस पर कोई स्मॉल क्यू चार्ज है। ठीक है, अब कैपिटल क्यू से आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल का वैल्यू होता है के क्यू अपॉन आर, और इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होती है के क्यू क्यू अपॉन आर। ध्यान रखना ये एक्सप्रेशन तब है जब इन्फिनिटी पे पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी 0 है। तो
अब इसके दो हिस्से करो, देखो के क्यू बाय आर को अलग करो और स्मॉल क्यू को अलग करो। तो देखो के क्यू आर है ना, वी की वैल्यू है, तो U इक्वल टू वी इंटू क्यू। तो तुम्हारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये रिलेशन होता है दोनों के बीच में, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ तक देखो कोई डाउट है क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हमने रिलेशन देख लिया। अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको। मान लो कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, या मान लो कैपिटल क्यू चार्ज है, इसकी वजह से 10 सेंटीमीटर दूर किसी पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू है, मान लो 2 वोल्ट। तो हम्म, इसको ऐसा मान लेते हैं, यहाँ पर स्मॉल क्यू चार्ज है, क्यू हम रख लेते हैं मान लो 1 माइक्रोकूलम। तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है मान लो 2 जूल। तो इस पी पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, अगर हमको ये पता करना हो, तो हमको एक रिलेशन पता है कि पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी है 2 जूल और चार्ज की वैल्यू है 10⁻⁻⁶। पोटेंशियल हमको निकालना था, तो यहाँ पर पोटेंशियल हम निकाल लेंगे, इसको उधर भेज देंगे, तो 2 × 10⁻⁶ वोल्ट या जूल पर कूलम, ठीक है। ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और चीज़ तुमको पता है कि एक कॉन्सेप्ट ये बेसिकली कि कोई क्यू चार्ज हो, उससे आर डिस्टेंस दूर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो होती है के क्यू बाय आर स्क्वायर, और पोटेंशियल होता है के क्यू बाय आर। लेकिन अगर मैं आर इक्वल टू 1 डाल लूँ, तो देखो ई जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, के क्यू, और पोटेंशियल भी कितना हो जाएगा, के क्यू। यानी आर इक्वल टू 1 पर दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी। अगर हमारे पास ग्राफ होता आर वर्सेस, जैसे मैं ई बनाता, तो ऐसे बनता, नहीं ये तो ऐसे बनता, और एक ग्राफ यूं बन रहा है। तो ये है ग्राफ नंबर 1, ये है ग्राफ नंबर 2। इनमें से एक कॉरस्पॉन्डिंग टू है वी ई और एक कॉरस्पॉन्डिंग है वी और ई। तो तुमको बताना है कि 1 और 2 में से कौन सा ई है और कौन सा वी है। तो हम क्या करते हैं, देखो कि अगर अगर हम देखें तो V जो है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R, और E जो है इट इज़ स्क्वायर ऑफ इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। तो मतलब E तेजी से गिरता है। तो नंबर 2 जो ग्राफ है ना वो E होगा, और नंबर 1 ग्राफ V के लिए होगा, और ये जहाँ पर दोनों मीट करते ना वहाँ पर R इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। तो ऐसा हम समझ सकते हैं। देखें यहाँ पर कोई डाउट है या मुझे कुछ रिपीट करना है? नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, अब हम पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, रिंग और स्फीयर। तो सबसे पहले ड्यू टू पॉइंट चार्ज, देखें कोई क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पर पोटेंशियल हम एक्चुअली में ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो वो होता है के क्यू बाय आर, है ना, ये ऑलरेडी हम फाइंड आउट कर चुके हैं। अब हम निकालेंगे रिंग की वजह से।
ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। ठीक है, मान लो एक रिंग है हमारे पास, ठीक है, ये इस तरह से रखी हुई है। आर रेडियस की है और इस पे टोटल क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। हमको इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस दूर किसी पॉइंट पी पर पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करते हैं, इस रिंग का एक छोटा सा माइक्रोस्कोपिक एलिमेंट कट कर लेते हैं, ये डी एल लेंथ का, जिस पर चार्ज हो डी क्यू। ठीक, और इसकी इस पी पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल आर। ठीक, इस पॉइंट चार्ज की वजह से पी पर, अच्छा ये तुम्हारे ना एनसीईआरटी में नहीं है तो इसको अलग रखना भी है ना। तो इस माइक्रोस्कोपिक एलिमेंट की वजह से यहाँ पर पी पॉइंट पर पोटेंशियल होगा के डी क्यू बाय आर। ठीक है, और आर जो होगा इट इज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा के डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू पावर हाफ। अब तुम्हें अगर टोटल पोटेंशियल निकालना है तो ऐसे रिंग के सारे छोटे माइक्रोस्कोपिक एलिमेंट की वजह से पोटेंशियल को ऐड कर दो। इसमें से जो कांस्टेंट पार्ट है वो बाहर निकाल लो। देखो एक्स भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, इनको बाहर निकाल लेंगे। इंटीग्रेशन किसका होगा, डी क्यू का। अगर मैं सारे ऐसे डी क्यू डी क्यू डी क्यू जोड़ूंगा तो सारा टोटल क्यू हो जाएगा ना। तो v इक्वल टू हो जाएगा के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू पावर हाफ, इतना हो जाएगा। तो ये हो गया रिंग की वजह से पोटेंशियल। अब कुछ स्पेशल केस देख लेते हैं। नंबर 1, एट द सेंटर ऑफ द रिंग रिंग के सेंटर पर x की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0। ठीक है, तो तुम अगर x 0 रख दोगे तो आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट करोगे तो r बचेगा। तो पोटेंशियल तुम्हारे पास हो जाएगा के क्यू बाय आर। ठीक है, उसके बाद हम अगर लें कि x बहुत बड़ा हो r से, मतलब तुम क्या कर रहे हो, तुम रिंग से बहुत दूर चले जाओ, x बहुत बड़ा हो r से तो r को निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो फिर तुम्हारे पास पोटेंशियल हो जाएगा के क्यू बाय एक्स। मतलब रिंग एक है ना पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करती है। ऑब्वियसली तुम रिंग से बहुत दूर जाओगे तो तुम्हें वो पॉइंट चार्ज जैसी की दिखेगी। तो इसका कंक्लूजन ये है, रिंग बिहेव्स एज अ पॉइंट चार्ज। नंबर 3, अगर मैं रिंग के सेंटर के बहुत पास की बात करूं या एक बहुत बड़ी रिंग की बात करूं तो मैं एक्स को निग्लेक्ट कर सकता हूं। अब अगर एक्स को निग्लेक्ट करूं, एक्स 0 करूं, तो ये मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा के क्यू बाय आर। ठीक है, तो इस बेसिस पर अगर मैं ग्राफ बनाऊं बिटवीन एक्स और वी, देखो सेंटर पर पोटेंशियल का वैल्यू के क्यू बाय आर, उसके आसपास के पॉइंट पे भी लगभग उतना ही, थोड़ा सा दूर है उसके बाद फिर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, है ना, क्योंकि यहाँ पर v जो है, एक मिनट ये ऐसा बनेगा, यूँ, क्योंकि बहुत जब दूर आ जाते हैं तो v इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x हो जाता है, थोड़ी दूर तक ये लगभग, और इसके दूसरी तरफ
ठीक है, तो पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी ना, तो दोनों तरफ सेम रिजल्ट देगा तुमको। नेगेटिव एक्स में भी तुम्हारे को ऐसे ही मिलेगा। इस जैसा। तो ये हो गया भाई रिंग का केस। और हमारे पास इसके बाद क्या है, स्फेयर्स के केस हैं। तो पहले तो चेक करो कोई डाउट है क्या यहाँ तक। ठीक है, आज है ना, आज की क्लास तो यहीं पर हम ऐड करेंगे। कोई डाउट है तो आगे डिस्कशन करेंगे। पिछले तुमने पूरा चैप्टर 1 का पूरा एनसीईआरटी कंप्लीट कर लिया होगा, और बीच के सारे सॉल्व एग्जाम्पल और पीछे की एक्सरसाइज क्या ऐसा हो चुका है? और हो चुका है तो अगर कोई डाउट है तो वो पूछो। तो पहले मेरे को एक क्वेश्चन का जवाब दो कि क्या फर्स्ट चैप्टर 1 का सारा कंप्लीट हो गया आपका काम? एग्जाम्पल 1.7, ओके, देखते हैं एग्जाम्पल 1.7 क्या है। An electron falls through a distance of 1.5 centimeter in an uniform electric field of magnitude इतना। ठीक है भाई। The direction of field is reversed, keeping its magnitude unchanged, and a proton falls through the same distance। ठीक है। Compute the time of fall in each case. Contrast the situation with that of free fall under gravity। ओके, तो हम बात करते हैं एग्जाम्पल 1.7 की। ये बोल रहा है कि भाई तुम्हारे पास दो प्लेट है 1.5 सेंटीमीटर अपार्ट है, इधर नेगेटिव है और इधर पॉजिटिव है, और इलेक्ट्रॉन नीचे गिर रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड है 2 × 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम का। बस एक बार चेक कर लेता हूँ वैल्यू सारी सही है। टू इंटू 10⁻⁴ करेक्ट, और 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है भाई। तो अब सुने, हमको पता है कि S इक्वल टू होता है ut प्लस हाफ AT²। तो इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगेगा वो QE होगा, और इसका एक्सीलरेशन निकालूंगा तो डिवाइडेड बाय मास। ठीक है। डिस्टेंस चलनी है इसने 1.5 की इंटू 10⁻⁻²। अगर मैं कन्वेंशन ये लेता हूँ x और y, तो ये नीचे गिर रहा है, इनिशियल जीरो। एक्सीलरेशन भी इसके ऊपर जो फील्ड होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पर फोर्स नीचे की तरफ लगेगा तो इसका एक्सीलरेशन भी नेगेटिव है। तो एक मिनट, इसको लिख देते हैं 0 - ½ इंटू एक्सीलरेशन है इसका QE/m इंटू T²। तो इसका जो टाइम लगेगा वो लगेगा 2 × 1.5 इंटू 10⁻⁻² अपॉन इलेक्ट्रॉन पर चार्ज E और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ऊपर इंटू कैपिटल E। कैपिटल E हमको दे रखा है 2 × 10⁻⁴ इतना स्क्वायर रूट। ये तो टाइम लगेगा इलेक्ट्रॉन का। ठीक है। और प्रोटॉन के लिए जो टाइम हो जाएगा उसमें देखो डिस्टेंस तो सेम ही है, 2 × 1.5 इंटू 10⁻⁻²। अब यहाँ पर आ जाएगा मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन, प्रोटॉन पे भी चार्ज सेम ही होता है और फील्ड इतना ही है। तो अगर मैं E अपॉन यानी इलेक्ट्रॉन का टाइम और प्रोटॉन का टाइम को डिवाइड करूँ तो देखो बाकी सारी क्वांटिटीज़ कट जाएंगी, सिर्फ यहाँ पर आ जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और यहाँ आ जाएगा मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है। तो देखो हमको पता है कि मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो काफ़ी बड़ा होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो इसका मतलब ये रेशो 1 से छोटा आएगा, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो तेज़ी से गिर जाएगा प्रोटॉन के रेस्पेक्ट में। तो ये तो हो गई पहली बात। अब अगर ग्रेविटेशनल की बात करूं, ग्रेविटेशनल फोर्स में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन अगर गिरते सेम डिस्टेंस से, तो इसका मास होता इतना और इसका मास होता इतना।
1.5 से गिरता तो टाइम कितना लगता, तो डिस्टेंस हो जाती इतनी, इक्वल टू इनिशियल हमने इसको फ्री फॉल दिया है -12 इंटू जी इंटू टी स्क्वायर। ठीक है ना, टी ई स्क्वायर, ये तो इलेक्ट्रॉन का होता, और प्रोटॉन के लिए भी डिस्टेंस इतनी है ना, क्योंकि देखो ग्रेविटेशनल पुल जो लगता है वेट, वो मास इंटू जी लगता है, लेकिन तुम अगर एक्सेलेरेशन निकालने जा रहे हो तो फोर्स अपॉन मास करोगे तो मास तो गायब हो जाएगा, खाली जी बचेगा। प्रोटॉन के लिए हो जाएगा 0 - ½ इंटू 9.8 इंटू टी पी स्क्वायर। अब दोनों का अगर डिवाइड करूं तो 1 इक्वल टू टी ई अपॉन टी पी, तो इसका मतलब दोनों का स्क्वायर है, तो टी पी और टी ई इक्वल आएगा। ग्रेविटेशनल पुल में दोनों सेम टाइम पर गिरेंगे, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन बहुत तेज़ी से आ जाएगा और प्रोटॉन स्लो आएगा उसके रेस्पेक्ट में, क्योंकि उसका प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में काफ़ी बड़ा है। तो चेक करो, देखो तुमको समझ में आ गया क्या मेरी बात? इसका आंसर क्या है वो भी समझ लेते हैं। अच्छा, इसमें तो वैल्यूज़ डाली हुई हैं और टाइम निकाला हुआ है दोनों का। Does the heaviest particle take a greater time to fall through the same distance? Basic contrast of situation of free fall, where the time of fall is independent of the mass. Note that this example we have ignored the acceleration due to gravity in calculating the time of fall. The justify let the calculation of acceleration of proton due to, ठीक है, देखो इसने ना वैल्यूज बताई हुई है। अब तुमको घबराना नहीं है, बोर्ड में तो कभी नहीं आ सकता, ये तो खाली तुमको नॉलेज बढ़ाने के लिए। इसने क्या किया, वो देखो प्रोटॉन को जो टाइम लगता है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को जो टाइम लगता है वो 2.9 इंटू 10⁻⁻10 है, -9 है, और प्रोटॉन को जो लगता है वो 1.3 इंटू 10⁻⁻7 है। तो मतलब प्रोटॉन को टाइम काफ़ी बड़ा लगा। ठीक है, तो बस ये तो ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के लिए क्वेश्चन है, और ऐसा बोर्ड वोर्ड में आने लायक नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। और कोई डाउट हो तो बताएं। 1.14 की ये बोल रहा है, कंसिडर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, what is the flux of this field through a square of 10 centimeter on the side whose plane is parallel to yz plane? What is the flux through the same square if normal to the okay, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है 3 × 10⁻³ का। व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर on a side whose plane is parallel to yz plane? ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, ये है एक्सरसाइज का 1.14। ये बोल रहा है कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, कितने की, 3 × 10⁻⁴ शायद 2 है, आई कैप न्यूटन पर कूलम। यहाँ पर एक स्क्वायर रखा हुआ है, मतलब ये तो देखो एक्स हो गया, ये वाई हो गया और ये जेड हो गया। वाई जेड प्लेन में एक स्क्वायर साइड रखी हुई है, तो इससे तुम्हें फ्लक्स बतानी है। तो फ्लक्स देखो, इसका एरिया भी इसी डायरेक्शन में हो जाएगा, ई ए कॉस 0 निकाल देना, इतना आंसर आ जाएगा तुमको। और इसका एक पार्ट और है, ये क्या बोलता है, अच्छा 10⁻³ है। व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ द फील्ड थ्रू द स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर ऑन द साइड प्लेन? ठीक है, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक्स 60 डिग्री विद द एक्स एक्सिस? ओके, तो एक तो ये 3 है, वो कर लो। दूसरा, अब अगर ये इस तरह से रखा हो कि स्क्वायर का ये 10 सेंटीमीटर की साइड का स्क्वायर है, इसका जो प्लेन का से नॉर्मल खींचोगे
देखो प्लेन से नॉर्मल मतलब एरिया की डायरेक्शन, प्लेन से परपेंडिकुलर ही तो होता है एरिया। ये एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है और ई एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। तो अब की बार तुमको जो फ्लक्स निकालनी होगी ना, वो निकालनी होगी ई ए कॉस 60 डिग्री से। यहाँ पहले वाले में तो 0 डिग्री था, अब 60 डिग्री हो जाएगा। बस इतना ही करना होगा, आधी हो जाएगी पहले वाले से ही। देखो समझ में आ गया जो मैंने बताया, बस इससे सॉल्व कर लोगे हो जाएगा। देखो क्लियर है बात? ओके, और कोई डाउट? ओके चलो फिर हम आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। आज जो भी डेरिवेशन कराया उनकी प्रैक्टिस कर लेना, बिना देखे, दोनों इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, है ना। तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।